ये है दिल्ली दर्पण। एक दिल्ली से फिलहाल आ रही है जहां के करोल बाग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यात्री बस के पलटने से 5 लोगों की मौत, 12 सड़क पर अगर हम देखा जाए तो हु इज गवर्निंग ऑटो रिक्शा, हु इज गवर्निंग ई रिक्शा या टैक्सी। तो यहाँ पर सही मायने में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बिल्कुल ओपन छोड़ रखा है। रिस्पेक्ट ऑफ लॉ हमारा दिल्ली में ही सबसे ज्यादा खराब हो गया है। कंजेशन के ऊपर हमारा ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है। उनके लिए जो टारगेट दिया गया है कि इतने चलान करने, जीरो टॉलरेंस को अपनाकर इस एक्सीडेंट रेट को और सेफ्टी को प्राइम प्रायोरिटी देकर जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रैफिक विंग और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने यह तहैया कर लिया कि इन आंकड़ों को हमने जीरो पर ले आना है। और रोड सेफ्टी में एआई का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, जो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। एआई के उन गैजेट्स और टूल्स और उस लॉजिस्टिक सपोर्ट की बुनियाद पर हम बहुत सारी चीजों को यकीनी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड सेफ्टी का जो मामला है उसके बारे में। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली दर्पण टीवी के ऑफिस में, जहां मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चिकारा जी, और साथ में हमारे साथ जम्मू कश्मीर से आए हैं एस उमर भट्ट। एस उमर भट्ट सिक्योर पाथ के कार्यकारी निदेशक हैं और सेकपैक के अध्यक्ष भी हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से भी जुड़े हैं। तो सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये गहरी जानकारी रखते हैं और रोड सेफ्टी सेफ के ये प्रबल समर्थक है, और इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है रोड सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस का, उसके रोकथाम को लेकर के। तो आज ये कश्मीर की वादियों से निकलकर हमारे यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं, हमारे कार्यालय में पहुँचे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें। तो इससे पहले खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो सड़क दुर्घटनाओं का जो मामले हैं वो इतनी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में हैं कि जो 2024 का जो आंकड़ा है, जो पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2024 में रही है। कल ही एक करोल बाग में बस पलटी है, आपने सुना होगा, आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का जो मामला है वहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में 13.6% की कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला और खुश करने वाली खबर भी है। तो इसी पर हम भट्ट साहब से भी बात करेंगे और चिकारा जी से भी बात करेंगे कि जो दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं दुर्घटनाओं के, रोड सेफ्टी को लेकर के जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से वो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले भट्ट साहब, पहले तो ये बहुत बहुत आपको बधाई कि ये रोड सेफ्टी के आंकड़े इतने कम हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये बड़े सुखद खबर भी है। तो क्या खास बात वहाँ पर इन आंकड़ों का अगर कमी आई है तो उसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? सर, इस चैलेंज को 3 साल पहले जब सिस्टम में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट और ओवरऑल गवर्नमेंट सिस्टम ने कबूला, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। एक कलेक्टिव एफर्ट जिसमें न सिर्फ लॉ स्क्रूनाइजिंग एजेंसीज या ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बल्कि सोसाइटी एज अ होल हम सब ने कोशिशें जोड़ी और एक चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है इस पर काम शुरू हुआ। सर, एनफोर्समेंट जिसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्ट्रिक्ट किया गया। उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो कमी थी, क्योंकि आपकी जान जब बहुत ज़्यादा कीमती है, इसके बाद आपको किसी और चीज़ की प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए और आपकी सेफ्टी ही हम सब की प्राइम कंसर्न है। इसको एक ऐसा स्लोगन मानकर सबको इस पर काम करने के लिए हाथ में हाथ मिलाकर सोसाइटी ने ये तय कर लिया कि इस एक्सीडेंट रेट पर काबू पाना है। और 3 साल के अरसे में जहां हमने बहुत सारे कीमती जानों को गंवाया, हमने अपने
क्लोज रिलेशन में अपने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को खोया, उस पर एक ही चीज़ का एक सबसे अच्छा जो अभी हमें अचीवमेंट मिल रही है वो ये है कि एक 13% से भी ज़्यादा जब आपको अब एक रेशियो डिक्लाइन पोजीशन में मिल रहा है, ये एक अचीवमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट और डेटरेंट बिहेव का इस्तेमाल करने के बाद ही शायद हम इस बात को मनवाने में कामयाब हुए हैं, जहां जम्मू व कश्मीर पुलिस की ट्रैफिक विंग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ को कि सेफ्टी पर हमें कोई भी टॉलरेंस को नेगोशिएट करने की गुंजाइश नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस को अपनाकर इस एक्सीडेंट रेट को और सेफ्टी को प्राइम प्रायोरिटी देकर जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रैफिक विंग और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने यह तहिया कर लिया कि इन आंकड़ों को हमने ज़ीरो पर ले आना है। और हम शदोमद के साथ, अपने रिसर्चर्स के साथ, अपने जो बेहतर लॉ मेकर्स हैं और उसके साथ साथ पॉलिसी मेकर्स के उन रोड मैप्स को, उन ब्लूप्रिंट्स पर जब हम कोशिशें जोड़ रहे हैं, हर एक माइलस्टोन को अचीव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस वादे के साथ कि हमें ज़ीरो लेवल पर पहुंचाना है इस एक्सीडेंट रेट को। थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं इसके अंदर, पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ता है। आप जैसे सोशल वर्कर हैं, उनकी भी अपनी भूमिका होती है। सरकार की भी एक इंटेंशन हो सचमुच में कि वो खाली जबानी जमा खर्च ना करे, कुछ इस पर संजीदगी हो। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स कैसे बने और कैसे बन सकते हैं और राज्यों में भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने 3 साल से लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को हमारे ज़रिए बीइंग एन कोर्स कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में हमने इन कोशिशों को जोड़ा, जहां मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स को हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में जोड़ा और उन्हें इतना सतर्क बनाया, उनको इतनी कैपेबिलिटीज़ से आरास्ता किया ताकि वो ऑन रोड अपने इन कैपेबिलिटीज़ के बुनियाद पर जो है इस सारे चैलेंज को किसी भी सूरत में कबूल करके इस पर काबू पा सकें। तब जाकर के 3 साल के बाद इन ट्रेनिंग्स को हासिल करने के बाद ही हमें अब आउटकम्स मिल रहे हैं। मैं साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के उन अधिकारियों को जिन्होंने हमें इसमें भरपूर साथ दिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन कोऑपरेटिव और बैकअप हमें इन चीज़ों को अमलन एक जामा पहनाने का मौका मिला, तब जाकर के ये पॉसिबिलिटीज़ एवं ही नहीं होता है साहब, जब आपको बहुत बड़े चैलेंज हों और आपके पास कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ना हो, आप इतने स्किलफुल ना हो, जहां एआई जैसे एआई इन मोबिलिटी की बात हो, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात हो और इंटरवेंशंस की बात हो, तो वहाँ फ्यूचर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक निज़ाम को कायम करने के लिए जहाँ हमारा एक बहुत बड़ा गोल जो है ITMS, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कायम करना है, उस पर गामजन होने के लिए, उस पर एक बेहतरीन शक्ल सूरत रिफ्लेक्ट करने के लिए इन सारी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होने के बाद ही अब हमें ये आउटकम्स नज़र आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर में जो ये कमी आई है दुर्घटनाओं में या उनमें मरने वाले लोगों की संख्या में। लेकिन चिकारा साहब, आप तो खुद इस एक्सपर्ट हैं, दिल्ली की हालत तो इतनी ख़राब है कि पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा अगर सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं तो 2024 में हुई है। कल भी एक बड़ा हादसा हुआ है, बहुत अचानक हुआ है। तो चूक कहाँ हो जाती है? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर ने ऐसा क्या कर दिया जो हम नहीं कर पाते, या दिल्ली में नहीं हो पाता? देश की राजधानी है ये, यहाँ तो ट्रैफिक सिस्टम एक सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी। अगर मैं दिल्ली की स्थिति और दूसरे राज्यों की जब मैं स्थिति में कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से जैसे इन्होंने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो उसमें मेरा जाना अलग अलग स्टेट्स में होता है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तीनों जब कोई ज़रूरत होती है तो यूनाइटेड होकर काम करते हैं। मेरा जो कैरियर रहा, जहाँ मैंने 40 साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के साथ जोड़ा, जिसमें अलग अलग पार्टीज़ के भी सरकारें आई, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन दिल्ली में अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने को पिछले 20 या 30 साल में
कभी कोई ऑटो रिक्शा अगर देखा हो कि जो फेयर मीटर से चलता हो, या रिफ्यूजल या मिसबिहेवियर, इस तरह की जो चीजें, क्योंकि रिस्पेक्ट ऑफ लॉ हमारा दिल्ली में ही सबसे ज्यादा खराब हो गया है। सड़कों पर हमारा, अब जहां तक मैं और आगे की बात करता हूं, अब मैंने ई रिक्शा भी चलो चलाया, 485-90 लोग रोज मरते हैं। यस यस यस। तो हमारा जो, चाहे वो टू व्हीलर राइडर है, अब टू व्हीलर राइडर में भी आप देखेंगे कि जैसे हेलमेट है, मैं कल त्रिपुरा में अगरतला में था, हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश कर ली, हमने पाया हेलमेट का कंप्लायंस 100% है। अगर मैं आज दिल्ली में देखता हूं तो शायद 10 to 20% मिलेगा। और अगर सुबह स्कूल जाने के टाइम पर अगर हम पेरेंटों का ध्यान दें तो मुझे लगता नहीं है कि वो 10% भी मिलेगा, 5% भी नहीं है वहां पे। तो अब हमारा जो इन्फोर्समेंट है, अब ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो इन्फोर्समेंट है, वो बेसिकली देखा जाए तो कंजेशन की जो समस्या है, मुझे नहीं लगता है कि कंजेशन के ऊपर हमारा ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है। उनके लिए जो टारगेट दिया गया है कि इतने चालान करने, तो उनका जो, और फिर कमर्शियल व्हीकल के साथ में कि भी कमर्शियल व्हीकल को ही वो लोग रेगुलेट करते रहते हैं, उनके साथ उनकी कुछ और दूसरी बातचीत भी होती रहती है, वो उनकी सारी जो ताकत है वो इन चीज़ों पे लगी रहती है। लेकिन पब्लिक की और रोड सेफ्टी के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रैफिक पुलिस का कोई वार्डन ट्रैफिक कंजेशन के टाइम पर या उसकी मैनेजमेंट ने या उसके डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई तुम्हारा टारगेट है कि देयर शुड नॉट बी एनी रोड एक्सीडेंट, देयर शुड नॉट बी एनी रोड कंजेशन, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इस तरह के उनको टारगेट देने चाहिए, ना कि आपके इतने चालान होने चाहिए। और वो उसी चालान की उसमें बस जो लोग हैं उसी कश्मकश में लगे रहते हैं। और दूसरी जो वॉयलेशन की भी बात है, इसमें पब्लिक का भी बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार के डीएम की जो रोड सेफ्टी कमेटी का, जिसमें पॉट होल्स का भी ध्यान रखा जाता है, रोड की ऑडिट का ध्यान रखा जाता है, या जिसमें हमारी कंजेशन कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर कोई अल्टरनेटिव रूट देना है, वन वे रूट देना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करने की बात है, तो यहाँ पर तो कोई एफर्ट ही नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक अलग एजेंसी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक अलग एजेंसी है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है रेवेन्यू का वो बिल्कुल अलग है। तो सड़क पर अगर हम देखा जाए तो हु इज गवर्निंग ऑटो रिक्शा, हु इज गवर्निंग ई रिक्शा, हु इज गवर्निंग ये जो ग्रामीण सेवा है या टैक्सी, तो यहाँ पर सही मायने में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बिल्कुल ओपन छोड़ रखा है, ओपन छोड़ रखा है। और आज जब भी चाहे दिल्ली वासी हो चाहे कोई बाहर का हो, तो सब लोगों को अपनी प्राइवेट व्हीकल पे डिपेंडेंसी आ गई है। प्राइवेट व्हीकल की डिपेंडेंसी जो है वो दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक एक मोड़ ले चुका है। और जो आपने एक्सीडेंट की बताई, हम अपनी गाड़ियां कम कर सकते हैं अगर इफेक्टिव लास्ट माइल कनेक्टिव करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम ये जो अगर गाड़ियां ही कम हो जाएंगी सड़क पर, आप देखेंगे कि एकदम डिक्लाइन होगा। आपका जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है और हमारा सिस्टम में फर्क होगा, क्योंकि हमारे को देखना होगा कलेक्टिव एफर्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करके, और उनके यहाँ पर है एनफोर्समेंट का, रोड अवेयरनेस का, और ये सारा चीज। तो हमारा को जो उनका काम है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको कल की बात बताता हूं कि कल हमारे यहाँ बजट दिया गया, आरआरटीएस को बहुत अच्छा बजट दिया, ईवी के लिए बसों के लिए बहुत अभी तक का सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है, और हमारी मेट्रो का एक्सपेंशन फेज 4 और 5 के लिए दिया गया। ये सब बहुत कॉर्पोरेट लेवल की बात है, लेकिन मुझे बताओ कि सड़क पर चलने वाले के लिए क्या दिया है? मैं वही कह रहा हूँ, पैदल चलने वाले भी जो सड़क पर जब मौतें होती हैं उनका भी आंकड़ा कम नहीं होता। और दूसरा जो खराब सड़कें होती हैं, यस, वो भी एक सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है। हालांकि जो मेन वजह बताई जाती है कि भाई ओवर स्पीडिंग है, बिना हेलमेट के, लेकिन जो खराब सड़क है, यस, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये तो बट साहब, खराब सड़कों पूरे भारत में अगर हम बात करें, देश की राजधानी का यही हाल है। सर, सबसे अच्छी अचीवमेंट इस देश की ये है कि सड़कों का जाल बिछाया गया, एक्सप्रेस हाईवेज को इंट्रोड्यूस किया गया। जहां मैं रहता हूं, एक हिलीटेरियन एरिया, सड़कों की कमी नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने वाला जो रोड है, महीनों भर डिस्टर्ब रहता था। अब किसी हद तक उसको भी काबू पाया गया और अच्छी रेनोवेशन के साथ साथ डेवलपमेंट्स तो हो रही है। लेकिन
बात अगेन वही है कि क्या स्पीड के लिए इन सड़कों को ठीक करना है? नहीं, स्पीड के लिए नहीं, बल्कि जो कनेक्टिविटी है वो एक अहम मुद्दा है। कनेक्टिविटी की ही वजह से आपकी डेवलपमेंट्स को मापा जाता है। जहां जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को एक अपनी हैसियत मिली है, अपनी शक्ल सूरत मिली है, देश भर से लोग टूरिज्म के ज़रिए वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ के मनाजिर का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। पहुँचने के दो ही तरीके हैं। अब और भी अचीवमेंट्स है कि रेलवे लाइन अब दिल्ली से भी आप डायरेक्ट जो है कश्मीर पहुँच सकते हैं। लेकिन पहले दो ही ऑप्शंस हमारे पास हुआ करती थी, या तो आपने हेफ्टी अमाउंट देकर एयर फेयर को इस्तेमाल करना था, नहीं तो आपको प्लान के हिसाब से जम्मू पहुंचने के बाद ही आपको मौका मिलता, अगर रास्ता ठीक रहे फिर आप कश्मीर को पहुंचते थे। चलिए बिल्कुल। तो अब चिकारा साहब, मैं तो आपको दोबारा बात करता हूँ। आप तो ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, दिल्ली में 3 सरकारें हैं, तीनों सरकारों को आपने देखा भी है, बिल्कुल उसी दौरान आप उसमें रहे हैं। कौन सी सरकार आपको लगा कि ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर के गंभीर है? और अब जो आंकड़ा जो बता रहे हैं हम कि पिछले 7 सालों में जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो 2024 में हुई हैं, तो क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? क्या सलाह देंगे इसको? मैं आपको बहुत फ्रैंकली अगर मैं बताना चाहूँ, हाँ, मैंने जो इस सरकार का जो एक एटीट्यूड देखा था, मैं बात, क्योंकि अर्ली 90s में मैं दिल्ली सरकार से जुड़ गया था, तो जब दिल्ली सरकार नहीं बनी थी, आप याद हो यूटी होता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो यूनियन टेरिटरी थी, तब इस सरकार में हमने रोड सेफ्टी के लिए काम होते देखे थे। उस टाइम में जो हमारे यहाँ पर एक पोस्ट होती थी रोड सेफ्टी इंस्पेक्टर, वो स्कूलों में जाकर बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ाते थे। और मुझे भी याद है, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और मेरे यहाँ पर भी बड़े सारे जो रोड साइनेजेस वगैरह के कंपटीशन होते थे, हमें स्कूल में ही पढ़ाया जाता था। स्कूल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन चलते थे। लेकिन मैं अभी भी और स्कूल बने हुए जगह पुलिस वो रोड सेफ्टी इंस्पेक्टर हर स्कूलों में जाता था। उसके पास उसको ड्यूटी करनी होती थी, हर क्लासों में जाके अपने एक जो एक स्पेशल टीचर का लेक्चर होता था, वो चीजें थी। फिर मैं बताऊं कि दिल्ली सरकार बनी 93 में, जब तो 93 में जब वो सरकार बनी, तो वो धीरे धीरे वो अवेयरनेस एक्टिविटी कम हो गई। यानी कि वो एक एक्स गवर्नमेंट चलती रही, फिर उसके बाद में वाई गवर्नमेंट, मतलब एक्स के बाद में एक बीच में वाई गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद में जेड आई। तो तीनों का एटीट्यूड रोड सेफ्टी के बारे में, कंजेशन के बारे में, एनफोर्समेंट के बारे में, प्रोफेशनलिज्म की टोटल ही कमी है। और जब ये सरकार दिल्ली की नहीं थी, तो हमारे दिल्ली शहर में रोड सेफ्टी को एक अहमियत मिलती थी। और आज मैं आप तो दुनिया से मिलते हैं, आप खुद ही बताएं कि रोड सेफ्टी में पैदल चलने वालों के लिए हमने क्या दिया, हमने साइकिलिस्ट वालों के लिए क्या दिया, 2 व्हीलर वालों को संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो प्राइवेट व्हीकल की डिपेंडेंसी दिल्ली में इतनी ज्यादा हो गई है, और जबकि हमारे यहाँ मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है, हमारे यहाँ बस भी अब काफी आ गई है, लेकिन बस की परसेंटेज जो है फ्री पास देने के बाद भी 15% हर साल घट रही है। मतलब ये एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। हमारे को एक ट्रैफिक के साथ में रोड इंजीनियरिंग जो एक साथ के साथ काम करना चाहिए। मैं एक चलो दूर की बात नहीं करता, अशोक विहार की बात करता हूँ। अशोक विहार में स्कूलों के सामने आप 500 मीटर के लिए घंटों लगते हैं, क्योंकि स्कूल टाइमिंग है। अच्छा, स्कूल इसी तरह से एक जो दीप सिनेमा मार्केट है, वहां पर जो एक बैंक स्ट्रीट जिसको बोलते हैं, वो कंजेशन का आधा किलोमीटर चलने के लिए भी घंटों लगते हैं। ये सारा चीजें जो है हम वन वे के थ्रू हटा कर सकते हैं। हम इसमें जो अनऑथराइज पार्किंग है, पार्किंग को हम हटा सकते हैं। चलिए, हम बहुत जर्नलाइज हो जाएगा अब, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी बातचीत। जी। एक अंत में एक बातचीत आप दोनों से जानना चाहूंगा, एआई के आने के बाद क्या उम्मीद करें कि एआई किस तरह से हमारे इस ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के, रोड सेफ्टी को लेकर के हम उसका कितना उपयोग कर सकते हैं, या ये कितना उपयोगी हो सकता है? आखिरी सवाल हमारा जी, एआई इन मोबिलिटी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो इस सेक्टर में, मोबिलिटी सेक्टर में अब शदुमत से आगे बढ़ रहा है। एआई को आप एक बेहतर ड्राइवर के हवाले करें तो ये कामयाब होगा,
एआई खुद ब खुद नहीं चलेगा, और एआई को इंटेलिजेंटली अगर चलाना है तो एआई को पहले समझना होगा, एआई के लिए आपको स्किलफुल होना होगा, और बहुत सारे चैलेंज जो एआई रिलेटेड है। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे शहर में अंडर एज ड्राइविंग है। अंडर एज ड्राइविंग पर काबू पाने के लिए एआई के उन टूल्स को, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दूर से पता चले कि जो ड्राइवर है क्या वो अंडर एज है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पर देश ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा लेवल की जो एजेंसियां काम कर रही है, अंडर एज चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पर, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उस पर जो काम हो रहा है, जिसमें मैं भी कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे एफर्ट्स जोड़ रहा हूं। एआई के जरिए हम उन जैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, और रोड सेफ्टी में एआई का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, जो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। एआई के उन गैजेट्स और टूल्स और उस लॉजिस्टिक सपोर्ट की बुनियाद पर हम बहुत सारी चीजों को यकीनी बना सकते हैं। तो बिल्कुल, ये तो जैसे उन्होंने बताया कि ड्राइवर लेवल तक भी हमारा एआई का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर एआई टूल को बीच में डालते हैं और उसके अंदर जो डेटा को फीड कर दिया जाता है और हमारे टारगेट सेट हो जाते हैं, तो एआई अपने आप ही बता देगा कि यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जरूरत है, यहाँ रोड सेफ्टी ऑडिट की जरूरत है, या यहाँ पर जो पेडिस्ट्रियंस को अलग अलग सेग्रीगेट करना है, यहाँ पर उनको जरूरत है। तो हमारा जो, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आप पॉलिटिकल पार्टी का छोड़ के अगर हम एआई के डिपेंड होके उससे गाइडेंस ले लेंगे तो हम दिल्ली का वाकई सुधार कर पाएंगे। चलिए, तो ये दो खास मेहमान हमारे साथ थे जो रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट भी हैं और उस दिशा में काम करते भी हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और साथ साथ दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो ये साफ भी करें कि हमें भी विजिलेंट होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा। हेलमेट पहन के चलिए, अनावश्यक रूप से गाड़ियों में ना चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और साथ साथ सरकार को भी ये सलाह है कि वो इसको गंभीरता से ले, एक्सपर्ट्स की राय ले, और छात्र के लेवल पर जाकर के रोड सेफ्टी को लेकर के आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। हमारे दोनों मेहमानों का, भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चिकारा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।